वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पैनामा के बाद एक और बड़ा आलमी मालियाती स्कैंडल बेनकाब। 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के खुफिया असासों का इंकशाफ, जिसमें विफाकी वज़रा, कारोबारी अफराद समेत साबिक फौजी अफसरान और उनके अहले खाना के नाम भी शामिल हैं। अवामी रद्द अमल पर वजीर आजम इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात कराने का ऐलान। वजीर आजम साहब ने यह कहा है कि पेंडोरा लीक्स ने अशराफिया की नाजायज दौलत को बेनकाब किया है। अब नाम भी आ गए, सबूत भी आ गए, अब हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या इमरान खान अपना एहतसाब का वादा पूरा कर सकेंगे या पेंडोरा पेपर स्कैंडल भी सियासत की नजर हो जाएगा? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने, अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शैब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, वजीर आजम साहब ने तहकीकात का ऐलान किया है, क्या वजीर आजम के लिए अमली तौर पर भी ये करना मुमकिन होगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कि जो इनकी पिछली 3 साल की कारकर्दगी दिखा रही है उसमें इन्होंने नारे बहुत लगाए, वादे बहुत किए, लेकिन ये जो नारे लगाते हैं या वादे करते हैं उस पर ये अमल नहीं करते। ये इससे पहले भी इल्ज़ामात लगाए गए, सबूत भी पेश किए गए, इंटरनेशनल इदारों ने भी कहा और अवाम ने भी देखा। मसलन चीनी का स्कैंडल था, उसमें नाम सबके सामने थे कौन कौन ज़िम्मेदार थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो लोग अब भी इनकी काबीना में मौजूद हैं। आटे का स्कैंडल आया, तेल का स्कैंडल आया, तेल मार्केट से गायब हो गया था, उस पर कंपनियों ने और लोगों ने अरबों रुपया बनाया, लेकिन कहीं पर भी हम ये नहीं देखते कि खान साहब ने अपने लोगों के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई की हो। तो ये जो अभी इनकी पिछली 3 साल की कारकर्दगी दिखाती है, उससे तो मुझे नहीं लगता ये वादे तो करेंगे। अब आज भी अगर आप देखें तो जो हुआ है, जिसकी तफसीलात सामने आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आवाम को तफसीलात बताई जाएँ, यानी गोल मोल बात। फिर ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ साबित हो गई तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जबकि ये जब इख्तिदार में नहीं थे और ये खुश और मचा रहे थे इख्तिदार में आने से पहले, जब धरना भी ये लेकर बैठे हुए थे, तो उस वक्त भी इनके पास कोई सबूत नहीं होते थे, लेकिन ये कहते थे, मिसालें दिया करते थे कि देखें फ़लाँ मुल्क में एक वज़ीर पे इल्ज़ाम लगा, उस वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया, फ़लाँ मुल्क में एक वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगा, उसने ये कर दिया। तो ये सारी मिसालें वो पहले दिया करते थे, लेकिन ख़ुद इख्तिदार में आने के बाद उन सारी मिसालों में से किसी भी मिसाल पर इन्होंने अमल नहीं किया। तो आपकी सवाल का जवाब तो ये है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे, लेकिन इसके अलावा 1-2 बातें बहुत अहम हैं जो ये पेंडोरा बॉक्स ने खोली हैं। सोचने की बात यह है और आवाम को ये बात समझनी चाहिए कि देखें, जो हमारे मुल्क पर अशराफिया काबिज़ है उसमें सिर्फ़ 1 या 2 ग्रोह मौजूद नहीं हैं, बल्कि हर तरह के लोग मौजूद हैं। और ये अशराफिया है क्या? अशराफिया, वो हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हुसैन नक़वी साहब हैं, वो कहते हैं ये जिसको अशराफिया कहा जाता है ये असल में अशराफिया नहीं है, बल्कि ये बदमाशिया है। तो अब आप उसको बदमाशिया कह लें या जिसको आसमा जहांगीर कहा कहती थी कब्ज़ा ग्रुप, उसको कब्ज़ा ग्रुप कह लें। तो ये कब्ज़ा ग्रुप जो है, जो अशराफिया है या जो भी है, इसमें कम से कम 3-4 बड़े ग्रोह शामिल हैं जो समझने के हैं। यानी इसमें जागीरदार भी शामिल हैं, इसमें सरमायादार भी शामिल हैं, इसमें बड़ा कारोबारी तबका शामिल है, इसमें टेक्नोक्रेट शामिल हैं, और सबसे बड़ी बात जो इससे वाज़ी हुई है वो इसमें अफसरशाही शामिल है, सिविल और फौजी अफसरशाही शामिल है जिनके नाम आए हैं। इसमें कोर कमांडर्स भी शामिल हैं, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है, मेजर जनरल भी शामिल हैं, इन सब के नाम आए हैं और शवाहिद पेश किए गए हैं कि जनाब वहाँ इसी जगह पर उन्होंने इस तरह से अपने रिश्तेदारों के नाम पर अपने मुख्तलिफ जो रिश्तेदार थे, घर वाले थे, अहलिया थी, बच्चे थे, दामाद थे, उन लोगों के नाम पर इन्होंने बाहर जो है वो ऑफशोर कंपनियां बनाई, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, जायदादें ख़रीदी। तो ये बहुत वाज़े होकर सामने आ गया है कि इस लूट घसूट में सिर्फ 1 या 2 तबका शामिल नहीं है, बल्कि तमाम ये जो 3-4 तबके जिनका मैंने नाम लिया, ये सब शामिल है। अच्छा, आखिरी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इन पेंडोरा बॉक्स ने ये भी साबित कर दिया है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बड़ी अहमियत है। तफ्तीश होनी चाहिए, जब तफ्तीश होती है तो हक़ाइक़ खुलकर सामने आते हैं। ठीक हो गया। जनरल साहब, जैसा कि कहा अभी डॉक्टर नाजिर साहब ने भी, साबिक फौजी अफसरान समेत उनके अहले खाना के नाम भी शामिल हैं। अब कुछ होगा या फिर बात सिर्फ इजहार नापसंदीदगी तक रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपली असूली तौर पे अगर बात करें तो बिल्कुल होना चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए, सजाएं भी होनी चाहिए, लेकिन जो रिकॉर्ड और हमें हिस्ट्री कारगुजारी बताती है वो तो ऐसी है कि कुछ भी नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं।
आप देखिए कि 245 नाम आए थे पनामा के, कार्बन 245 या 250 के करीब थे। उनमें सवाए मियां साहब के जो खुद उन्होंने नारे लगाने शुरू किए कि मेरे पास हमारे असाथे हैं और हमारे पास शवाहिद है, सबूत है, मनी ट्रेल है, सब कुछ है, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, पार्लियामेंट में भी, और उन्होंने टेलीविजन पे भी तकरीरें की। तो इस वजह से वो केस ज्यादा सामने आया और फिर वो अदालत में चला गया। लेकिन उनके अलावा बाकी तो किसी केस पे कोई बात नहीं हुई, ना ही उसका कोई तहकीकात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आज ये 700 से ज्यादा नाम आए हैं और आप कह रहे हैं कि जिस पे कमेटी बनेगी, तो वो कमेटी के लिए तो 3 साल पड़े थे, वो पिछले पे तो कम से कम बना देते। 245 250 उस पे कमेटी बन जाती, वो हम देखते हैं कितना आगे चल रहा है। तो ये आज कहना, जबकि आपका वक्त भी 2.25 साल रह गया है, और ये कहा जाए कि जी आपको एहतसाब करने लगे हैं, तो मैं तो उसको मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम बड़ा मतलब हमें अपने मीडिया के होते हुए बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। बार बार हम क्यों रटते हैं? 1000 में 3 या 4 आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनके नाम और वो रिटायर्ड लोग जो हैं वो बिल्कुल सिविल लॉ के तहत हैं। उनसे पूछा जाए, मैंने 1-2 के ट्वीट भी देखे हैं। मसलन एक कोर कमांडर की जिसकी बात की जाती है, उसके ट्वीट मैंने पढ़ा, उसने कहा जी मैंने 14 साल से ये डिक्लेयर की हुई है कंपनी और मनी ट्रेल मेरी FBR के पास है। अब अगर सच है तो बिल्कुल चेक हो जाना चाहिए और इन सबका चेक करना चाहिए कि इनमें से कौन से लोग हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है और जिन्होंने नहीं किया हुआ। जिन्होंने डिक्लेयर किया उनका तो FBR चेक कर सकता है, क्योंकि आपके पास हर साल वेल्थ स्टेटमेंट की एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको जमा करानी पड़ती है, जिसमें आप सारी खरीदो फरोख्त जाहिर करते हैं। अब वो ये है कि ये जो हमारे मुल्क का, जैसे ये शराफिया की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये दुरुस्त है। यहाँ पे करप्ट माफिया आज रियासत से ज्यादा मजबूत है। आप इसको समझें, सिस्टम उसका ताबे है। जिन अदारों ने इन्वेस्टिगेट करना है वो खुद करप्ट हैं, जिन अदारों ने आगे केस चलाना है वो खुद करप्ट हैं, जिन अदारों ने आपको इंसाफ लेके देना है वो खुद करप्ट हैं। आप सीधी सी बात देख लीजिए, कभी किसी केस में अगर एक शख्स ने रियासत का पैसा खाया हो, उससे पैसा निकलवाना हो, अदालत में केस जाए, कभी अदालत ये कह सकती कि इसे पैसा न लें क्योंकि केस टाइम बार्ड हो गया? कभी दुनिया में सुना आपने ये? लेकिन यहां तो हदैबिया पेपर मिल का केस टाइम बार्ड हो गया। कभी आपने देखा कि एक शख्स जो जाली कागजात अदालत सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, उसके लिए इतनी हमायत मौजूद हो, सारी दुनिया देख रही हो, और फिर क्योंकि करप्ट के लिए हमायत मौजूद है। आप इनकी PTI का देख लें, जहांगीर तरीन 40 आदमी तो फूल की पत्तियां फेंकने के लिए उसकी अपनी पार्टी से निकला। आप इमेजिन करें कि वो अकेले फिर रहा था शख्स, लेकिन जैसे उस पर करप्शन का इल्जाम लगा, अदालत में जाना शुरू हुआ, 40 आदमी तो अपनी पार्टी से निकले, तो बाकी तो बहुत। और यहाँ पे फूल की पत्तियां फेंकने वाले सारे मौजूद हैं, हर किसी पे फेंकते हैं। सिर्फ इल्जाम होना चाहिए चोरी चकारी का, फिर देखें उसके लिए हमारी कैसी आती। तो जब निजाम ये हो, आपकी कौम समझती नहीं कि करप्शन भी कोई बुरी चीज है। हालांकि मैं समझता हूँ बुराई की जड़ सारी यहाँ पे करप्शन है। हराम का पैसा आता है आपकी जेब में तो फिर उससे आप और बुराइयों की तरफ जाते हैं। लेकिन वो अब यहाँ पे हिस्स मिट चुकी है इस कौम में कि कोई ये कहे कि जनाब करप्शन जो है वो भी कोई चीज है। पैसा पल्ले होना चाहिए, आपके लोग पीछे फिरते हैं। इसी तरह आपके अदारे, कोई अदारा आज ऐसा नहीं है जिसमें कि पैसा नहीं चलता। समझता हूं कि एक सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है नादरा का, कि जितने जाली जहां पे कार्ड बने, लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियां भरी हैं इलेक्शन के लिए, वोट अफगानियों के वोट पड़े हुए हैं, यहाँ पे उनके पास पाकिस्तानी कार्ड्स पड़े। किस चीज को रोएं आप, किस को रोएं? बिल्कुल आप ठीक है कि पूरे निजाम को ठीक करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की होगी। ये 1000 नाम जो जमा हो गया आपके पास, ये इसी तरह ही यहाँ से निकल के जाएगा। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं इस मुल्क में। ठीक है, यानी आपके ख्याल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। NBC वजीर आजम साहब के कहने पर आला सतह का तहकीकाती कमीशन भी कायम किया गया है। ये भी कहा गया है कि जिनके नाम जो हैं वो लीक्स में शामिल हैं वो भी बाहर नहीं जा सकेंगे। आपके ख्याल में जो ऐलान करदा तहकीकात हैं वजीर आजम साहब की, क्या ये आगे बढ़ेंगी या फिर ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही होगी और बस खामोशी हो जाएगी आगे? अच्छा, पहले तो मैं दोनों हजरात थे और तफसील से बता दिया, और जनरल साहब ने तो दिल के कपोले फोड़ दिए अपने। जाली वोट जाहिर है, अगर अफगान है या बंगाली है, या बंगाली और बर्मी कराची में भरे हुए हैं, तो वो जाली वोट है। खैर, तो मैं कह रहा था कि पहले हम जायजा ले लेना कि रिपोर्ट क्या है, ठंडे दिल के साथ।
और ये इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म किस तरह का हुआ है। पहले तो ये कि ये रिपोर्ट है एक, इसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम है जिनकी ऑफशोर कंपनियां हैं लंदन में और सेशल्स में और अमेरिका में वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी तक इस रिपोर्ट में मैंने कहीं पर नहीं देखा कि ये कंपनियां गैर कानूनी हैं, क्या ये काले धन से बनाई गई हैं, क्या ये कि ये कोई फाउल प्ले हुआ है, या ये कि यहाँ से कौम की लूटी हुई दौलत ले जाकर डंप की गई। इस रिपोर्ट पे एक कमी है। अगर ये रिपोर्ट ही बताए थी हमको कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने काला धन वहाँ जमा कराया है, लूटी हुई दौलत वहाँ जमा कराई है, तो हम शायद और ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात करते, ज़्यादा हमारा पैर मजबूती से खड़े होते। लेकिन क्योंकि हमने इस तस्लीम कर लिया कि 700 के 700 मुजरिम है, अब बात कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर, क्योंकि मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने तरदीद कर दी है, बहुत सी खबरें गलत हो गई हैं। मतलब ये खबर सिरे से गलत हो गई कि बल्कि वो लिंक भी हटा दिया गया उस टीवी से कि किसी साहब के ऊपर 6 ऑफशोर कंपनियां थी। ये खबर गलत हो गई। अब वो कहता है वो बनाने वाला रिपोर्टर कि मैं तो खबर दी नहीं, हमारे पास तो खबर है नहीं। तो ये भी हुआ यहाँ पर। अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन क्या था यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन वो नहीं था, पोजीशन लीडर इमरान खान का था। इमरान खान ने कहा था कहाँ की FIA, कहाँ की नैब जुडिशरी को लेकर आएगी, जुडिशरी इसकी इंक्वायरी करे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम होना चाहिए। तो जुमला कहते हैं नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे। तो फिर GIT बनी, GIT ने काम किया, इन्वेस्टिगेट किया, अब उससे अकामा निकाला और अकामा डिस्क्वालीफाई हो गया। और वो एक केस, बाकी केस कहाँ गए वो GIT नहीं बताती, ना सुप्रीम कोर्ट ने बताया हमको। बिल्कुल सही कहा जनरल साहब ने, अदालतें और इदारे क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि उनके इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक सेल कायम होगा, ना ही ना काफ़ी है। ये सेल में सब क्लासेज हैं, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे सिर्फ मट्टी पाव होता है। ये अगर ये सेल कायम हो गया तो ये मामला गया, ख़त्म हो गया, उड़ गया। कहते हैं इसमें FIA वाले भी होंगे, इसमें नैब वाले भी होंगे, और फरूक नसीम साहब इसके TROs बनाएंगे और तेरी जुल्फ के सर होने तक। देखिए, पहला काम प्राइम मिनिस्टर को करना था कि जो उनकी पार्टी के लोगों के नाम आए थे, गुजरा के नाम आए थे, वो कहते रहे नाम आ गया तो इस्तीफा दे, पनामा में नाम आ गया तो इस्तीफा दे। अब पेंडोरा में नाम आ गया, आप मुलजिम हैं या नहीं है, इसको छोड़ दें। आप मुजरिम हैं या नहीं है, इसको छोड़ दें। आप इखलाकी ग्राउंड जो है PTI का वो ये था कि आप इस्तीफा दें ताकि आप तहकीकात पर, इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज ना हो सकें। तो इनमें कितने लोग हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं। एक साहब चीनी के स्कैंडल पर असरअंदाज, एक साहब नैब के केस पर असरअंदाज, एक साहब इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो गए। बहुत से लोग हैं जिनको फारिग नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर का पहला काम ये था कि इन सबको जो उनके करीब हैं, जो उनके डोनर्स हैं, आज वाले हैं, दूसरे लोग हैं जो उनके डोनर्स हैं, पहले उन्हें गिरफ्तार करते, फारिग करते, वजारतों से हटा देते और कहते और उसे लाताल्लुक़ इज़हार कर देते और उनके खिलाफ इंक्वायरी पहले ऑर्डर करते। लेकिन साथियों के खिलाफ इंक्वायरी होगी, ऑल सिटीजन्स के बारे में लिखा है इंक्वायरी होगी। इसका मतलब ये है कि मामला खो खाते में गया, मिट्टी पाओ रोटी खाके कर जाओ, तशवीशात वाला मामला जो है। अब ये कि अब दूसरा मसला ये बनता है हमारा कि ये सेल जो है, ये हम एक ज़माने में स्टडी सेल की बात करते थे जब हम पढ़ा करते थे। ये पढ़ाई वाला नहीं है, ये मेरा ख्याल है वो सेल है जो दाएं बाजू को अलग करेगा, बाएं बाजू को अलग करेगा, बीच वालों को अलग करेगा, लाडलों को अलग करेगा और फिर मेरा ख्याल है कुछ से घुमा घुमा के फिर मामला वहीं जाएगा जहाँ तरीन साहब का मामला गया था, ठीक हो, जहाँ चीनी स्मगलिंग का मामला गया था। तो मुझे तो लगता नहीं कि फौरी कोई एहतसाब होगा, मुझे नहीं लगता कि फौरी कोई काम होगा, मुझे नहीं लगता कि मुलजिमों को
मुजरिमों से अलग किया जाएगा। ठीक, यानी आपके ख्याल में भी फौरी तौर पर एहतसाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैरा, पैनामा पेपर्स के बाद तवक्को ये की जा रही थी कि रिफॉर्म्स होंगी, नया सिस्टम बनेगा जिसमें बिला तफरीक सबकी जवाबदेही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वज़ीर आज़म साहब ने भी सेल कायम करने का कह दिया है। आपके ख्याल में क्या ये सेल नाकाफी होगा? और साथ ही साथ ये भी कि वज़ीर आज़म साहब का तो नारा ही एहतसाब का है। उस नारे ने ही तो सबसे ज़्यादा एम्बैरस किया है खान साहब को। उसकी वजह यह है कि दुनिया में दो ही नारे चलते हैं अगर आपने पॉपुलर होना है, और पॉपुलिस्ट लीडर्स इन अदर वर्ड्स सिर्फ दो नारे इस्तेमाल करते हैं पॉपुलर होने के लिए। एक कि गरीबों के साथ खड़ा हूँ मैं या खड़ी हूँ मैं, जो भी लीडर है, और हम ये इस्तेहसाल नहीं होने देंगे इलीट जो करती है गरीबों का। और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी, कि नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा हो गया तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कौम खड़ी हो जाती है, वोट भी दे देती है, अपने ऊपर से भी गुजरने देती है टैंकों को, सब कुछ हो जाता है। तो ये एक तो फ्लॉड विजन है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। अब वाई डू आई से दैट? अगर इंग्लैंड जैसे मुल्क में और यूएस में या पैनामा में मैनेजमेंट कंपनीज बनी हुई हैं जो मैनेज करती हैं आपकी इल गॉटन मनी को, वो आपको ख़ुद तरीके बताते हैं। यू पे देम, जितना आपका पैसा है 2% या 3% आप उनके साथ बार्गेन करते हैं, वो आपको मैनेज करना सिखाती हैं, आपको प्रॉपर पेपर वर्क करके देती हैं और उसको शो कर देती हैं कि ये वाइट मनी है। और अगर सेफ हेवन्स लीगल हैं, अगर ऑफशोर कंपनीज लीगल हैं, तो फिर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? साउथ डकोटा में, नेवाडा में, ये वो स्टेट्स हैं यूएस की जिनका सेफ हेवन्स में कभी नाम नहीं आया था, लेकिन इवन इसमें भी यूएस लेजिस्लेशन में चेंजेस की गई कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो मेक इट अ सेफ हेवन। उसको उन्होंने बनाया और वहाँ पे तरक्की की लाइन लग गई है, लोगों ने जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब द प्राइमरी प्रिंसिपल वाई पीपल इन्वेस्ट इन ऑफशोर कंपनीज या सेफ हेवन्स में उन जगहों पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं, वजह ये होती है कि जहाँ से आपने पैसा बनाया है जितना टैक्स वहाँ देना पड़ेगा, उस दूसरी जगह पे उस सेफ हेवन में जाके उसका 1% या 2% किसी कंपनी को दे के आप बड़े आराम से अपना पैसा बचा लेते हैं। ये सारी साइंस है। अब अगर इस साइंस में सारा यूनिवर्सल और एक ग्लोबल सिस्टम इन्वॉल्व्ड है और इसमें किंग अब्दुल्ला से लेके और भी अभी और भी पेपर्स आएंगे और ये आते रहेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत सारे मुल्कों ने अपनी इकोनॉमीज़ को खड़ा ही ऐसे किया है। यूके उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो अगर ये ग्लोबल सिस्टम है और अगर यूएस के लेजिस्लेटर्स और यूके के लेजिस्लेटर्स खुद कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम को या इस किस्म के जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, इसको पकड़ना, इसके ऊपर इसके लिए रिसोर्सेज जितने चाहिए, इसके लिए लेजिस्लेटर्स जिस लेवल के चाहिए क्वालिफाइड, वो बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम टेकिंग है। और स्टेट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक के पीछे उसकी मनी ट्रेल के पीछे भागना शुरू हो जाए। ये उन्होंने बहाने क्रिएट किए हुए हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू कैच देम। अगर वो उन्हें पकड़ेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स डाउन हो जाएंगी, उनकी इकोनॉमी गिर जाएगी। सो इट्स अ ग्लोबल सिस्टम, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इसको। उसमें 700 पाकिस्तानी होंगे तो 800 अमरीकी भी होंगे, वो शायद उनके नाम बच गए होंगे। ICIJ को अभी थोड़ा और टाइम लगेगा और शायद सारी उम्र ये कंसोर्शियम लगा रहेगा, तो ये नाम आते रहेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में जो यहाँ एहतसाब का नारा लगा था, उसकी जद में नवाज शरीफ तो आ गए और कोई नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? बिकॉज अगर आपके पास मनी ट्रेल है तो चाहे आपकी ऑफशोर कंपनी हो, चाहे आपने सेफ हेवन में एक मैंशन खरीदा हुआ हो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। तो हो सकता है कुछ लोगों ने मनी ट्रेल दे दी हो, जिन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी, हाँ वो पकड़े जाएंगे और उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो सेक्रेड काउज हैं तो उनको कोई नहीं पकड़ेगा। सो ये बहुत डाइसी सब्जेक्ट है। एक कमेटी या एक सेल छोड़ के 10 सेल बना लें, ये फ्लॉड है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है अतर, हमने देखा पैनामा लीक्स आई, पैराडाइज लीक्स आई और अभी पेंडोरा का ढिंडोरा भी जो है वो मच रहा है पाकिस्तान में। तो जैसा कि हो ही रहा है सब ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर बात की जाए तो ICIJ को दुनिया किस तरह से देखती है, इसकी क्रेडिबिलिटी को?
देखिए, आज अगर ये जो टैक्स की सेफ हेवन्स हैं ये पकड़ी गई हैं, तो ये किसी भी हुकूमती इदारे ने नहीं पकड़ी, ये सहाफत का नतीजा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जिक्र है। और ये जो पेंडोरा पेपर्स सामने आए हैं, इसमें एक चीज वो भी है जिसका हम लोगों ने जिक्र नहीं किया। इसमें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा मीडिया मालिकान के नाम सामने आए। तो क्या सहाफत पाकिस्तान के अंदर ऐसी हो सकती है? अगर सिर्फ ये पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया जाता तो क्या ये चीजें कभी सामने आती? अब ये भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने सहाफत की साख को बहाल करना है, और इसके रिजल्ट हमने पूरी दुनिया में देखा है, अगर सहाफत सही तरीके से होगी तो अवामी नुमाइंदे हों, जर्नल हों, जज हों, वो सब एहतसाब के कटहरे में किसी ना किसी तरह आते जरूर हैं, आगे चाहे अमल हो या ना हो, लेकिन एक्सपोज जरूर होते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि सहाफत उस तरीके से की जाए कि जहां पे हर किसी को, हर ताकतवर शख्स का नाम सामने लाया जाए और हर ताकतवर शख्स को एक्सपोज किया जाए अगर वो कोई गलत कर रहा है। जिस तरह एनपीसी साहब ने कहा कि ऑफशोर कंपनी होना कोई जुर्म नहीं है, और दुनिया भर में बहुत सारी जो ऑफशोर कंपनी है उनमें मेजॉरिटी ऐसी हैं जो बिल्कुल लीगल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब इसके ऊपर हुकूमत का जो रद्द अमल आया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने क़ौम मुत्तहिदा के अंदर जाके कहा था कि गरीब ममालिक से पैसा जाता है अमीर ममालिक में। अब अमीर ममालिक में अगेन ना किसी एनसीए ने पकड़ा, ना किसी एफबीआई ने पकड़ा, किसने पकड़ा? सहाफत ने पकड़ा। ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर सहाफी पकड़ सकते हैं, सहाफी मेहनत करके इन चीजों को सामने ला सकते हैं, तो आप नहीं समझते कि वो मगरिब के वो इदारे, वो हुकूमतें जिनके खरबों डॉलर के बजट हैं, उनको ये नहीं पता? उनको सब कुछ पता है, लेकिन मसला वही है कि पैसा निकलता है गरीब ममालिक से और जाता है अमीर ममालिक में, उनकी इकोनॉमी बेहतर होती है, इसी वजह से उनको कोई वहां पे पूछता नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस दफा जो हुकूमत का रद्द अमल है, विद इन 32 मिनट्स जो है प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की और कहा हम खैर मकदम कहते हैं। पिछली दफा क्या बातें होती थी, ये तो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, इस तरह की बातें होती थी पिछली हुकूमत में, ये तो किसी आलमी साजिश है। पिछली दफा बच्चों के नाम आ गए थे वजीर आजम के, इस दफा उनके दामाद के नाम आ गया। जो पिछले दामाद थे वो कहते थे कि ये नजरिया पाकिस्तान की एक तरह के उसके खिलाफ साजिश हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की अशराफिया का नजरिया यह है कि चाहे कोई रिटायर्ड जर्नल हो, चाहे कोई जज हो या सियासतदान हो, सरमायाकार हो, मीडिया का मालिक हो, जिसके पास 4 पैसे होते हैं उसने पैसे बैरून मुल्क मुंतकिल करने हैं। वाहिद वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो दिन रात मजदूरियां करके पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन इसी तरह के जो ताकतवर तबकात हैं वो कहते हैं उनको वोट का हक ना दो। ठीक है, तो ये तो जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं कि इसमें हम सब का नुकसान है, ये हमारा पैसा है, आवाम का पैसा है, ये जो अमीर लोग हैं इन्हीं के लिए ये पूरी रियासत लगता है बनी हुई है, इन्हीं को केटर करती है और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं लूंगा, स्टेप्स लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जिस तरफ जनरल साहब ने और दीगर दोस्तों ने जिक्र किया कि निजाम खुद इतना अंदर से रोटन हो चुका है, इसके अंदर इतनी सख्त ही नहीं है कि ये लोगों को पकड़ सके। इसलिए भी निजाम में इतनी सख्त नहीं है कि लोगों को पकड़ सके। डॉक्टर नाजिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, मैं बिल्कुल, ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की या तफ्तीशी शहाफत की बात हो रही है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखें, पाकिस्तान में ये बात दुरुस्त है कि ये जो पेंडोरा पेपर्स लीक हुए हैं इसमें मीडिया मालिकान भी शामिल हैं, उनके नाम हैं और उनको बिल्कुल ये अथर ने अच्छा किया कि हमें रिमाइंड करा दिया, उनका भी नाम लिया जाना चाहिए। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत आने के बाद मीडिया आज़ादी के लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनल जो इंडेक्स है उसमें सबसे निचले दर्जों पर मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह पिछले 3 साल में मुख्तलिफ बहानों से मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गईं, बोलने की आज़ादी को ख़त्म किया गया और अब ये PMDA के ज़रिए जो पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जा रही हैं, ये बिल्कुल वाज़े करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन नहीं रखते, बल्कि कोशिश करते हैं कि कोई भी बात ऐसी आए तो उसको किसी तरह से कुचल दिया जाए। ये चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए, ये तो एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये पेपर्स जो हैं ये भी साबित करते हैं कि जो हमारी यहाँ की अशराफिया है उसको किसी तरह से वो तवक्का तो ये करते हैं कि अवाम पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में काम करें, कुर्बानियाँ दें, लेकिन ये ख़ुद जब पैसा बाहर ले जाते हैं या बाहर सरमायाकारी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनको ख़ुद पाकिस्तान पर एतबार नहीं है। यानी ये क्यों जाते हैं? अगर इनके पास पैसा है और कानूनी है
तो ये पाकिस्तान में सनतें क्यों नहीं लगाते, पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं करते, पाकिस्तान में कारोबार क्यों नहीं बनाते, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं लेते, बाहर क्यों जाते हैं? इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि पैसा गैर कानूनी है, पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि इनको ये पता है कि जब भी हालात तब्दील होंगे, अगर कोई खुदा इनकलाबी सूरत हाल होती है या हालात ख़राब होते हैं, तो इनको भागने में देर नहीं लगे और फ़ौरन ये बाहर जाके अपना जो अरबों रुपया जमा किया है लेके बाहर चले जाएं और आवाम से तवक्को करते हैं, यानी आवाम को कुर्बानी का चूरन खिलाते रहो और ख़ुद को जब मौका मिले तो मुल्क से भागने के लिए तैयार रहो। ठीक, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं एक छोटा सा मासूमाना सवाल भी आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर तो ऑफशोर कंपनियां डिक्लेयर हैं तो क्या वो लीगल हो गई और मान लिया जाए कि फिर ये सादिक और अमीन है? इसमें दो बातें, वो लीगल हैं, वहाँ एक्सेप्टेड है, वहाँ सही रजिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन उनमें काला धन गया है तो वो तो ज़ाहिर जुर्म हो गया। अगर वो लीगल हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं और उन्होंने पैसे वहाँ जमा करा के वहाँ से मुनाफा ले रहे हैं, टैक्स की कटौती हो रही है, मतलब हालांकि जो है प्लॉट वो फ्लैट बेच के लिया गया है ना, वहाँ ऑफशोर कंपनी इसलिए बनाई गई ताकि टैक्स कम लगे, तो ये टैक्स कम करने का मसला होता है। बाकी ये है कि अगर लीगल और काला धन वहाँ पर है तो वो जुर्म है। लेकिन मेरा मसला ये है कि एक प्लॉट बेचकर लाहौर का लंदन क्यों जा रहे हैं फ्लैट लेने के लिए? हम मुल्क से क्यों भाग रहे हैं? इस मुल्क ने सब कुछ दिया है हमको, इस मुल्क ने हमें मकाम दिया, वक़ार दिया, सब कुछ दिया। हम अपना वाहिद प्लॉट लाहौर का बेचकर लंदन क्यों जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये बनता है, ये है बल्कि दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा काम किया है। बिल्कुल मीडिया के मालकान मुलविस होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने जो बड़े काम किए हैं, अगर वो गिनना शुरू करें तो तक में आएंगे। जरदारी साहब के खिलाफ पूरे महीने की कंपेन थी, एक पूरे महीने, फिर ड्रामा में भी थे और ये 2 ही रिपोर्टर थे, ये पाकिस्तानी रिपोर्टर है, दोनों जिन्होंने पाकिस्तान का पोर्शन कवर किया। तो कमाल की बात है, रिपोर्टर्स को भी अब सलाम करें, उनका जुर्रत भी देखें, उनका हौसला भी देखें, वो उठाए भी गए, पिटे भी हैं, वो सब कुछ हुआ है। मेरा कहना यह है कि अगर आपको इसका एहतसाब करना है तो एहतसाब के तरीके से करें, पनामा के तरीके से करें, वरना बेकार। ठीक, अच्छा जुनैरा, ऑफशोर कंपनी, जब ये नाम कोई भी एक आम आदमी सुनता है तो उसके माइंड में जो है वो ऐसी चीज़ें आने लगती हैं जैसे कुछ गलत है, कुछ गैर कानूनी है। अगर हम ये मान भी लें कि ऑफशोर कंपनीज गैर कानूनी नहीं है तो क्या आप क्या कहेंगी कि क्या ये गैर अखलाकी भी नहीं है? देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। ऑफशोर अकाउंट कई दफ़ा ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ बैंक जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता और उस बैंक के साथ आपने मिलके कोई कारोबार करना है या उसके ज़रिए से कोई ट्रांजैक्शंस आनी है, तो आप किसी ऐसे एरिया में जाके कंपनी रजिस्टर करा देते हैं जहाँ पे उस बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस ईजी हों। असल मसला ऑफशोर अकाउंट्स का यही है कि आप उस ज्यूरिसडिक्शन से निकल जाते हैं और दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जाते हैं जहाँ पे बिजनेस करना इज़ कंपैरेटिवली ईजी। अब उसमें इल गॉटन मनी जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो शहबाज शरीफ की तहकीकात हुई थी वो यही हुई थी कि पाकिस्तान से एक और अकाउंट में पैसा जाके फिर वापस पाकिस्तान क्यों जा रहा है? वाई इज़ दिस हैपनिंग? क्या ब्लैक मनी जा रही है और वाइट होके वापस आ रही है? तो अगर तो किसी के पास अपने ऑफशोर अकाउंट की सारी मनी ट्रेल मौजूद है, उसके पास रीजंस हैं, उसने वो क्यों खोला था अकाउंट, वहाँ पे क्या काम करता रहा है, वो वहाँ से उसने कितना कमाया है, दैट इज़ ऑल राइट, उस पर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन ऑफशोर अकाउंट है और मनी ट्रेल नहीं है तो दैट इज़ फिशी। और मॉरली जहाँ तक बात है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन अगर आपने ऑफशोर अकाउंट इसलिए खोला है कि आपको प्रॉब्लम थी इस रीजन में काम करने में और आपकी बिल्कुल प्रॉपर मनी ट्रेल है, पेपर वर्क कंप्लीट है, टैक्सेस आपने दिए हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोच समझ के एक मुल्क में सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं, वहाँ की आप इशराफिया में आते हैं, चाहे उसमें जजेस हों चाहे जनरल्स हों, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप सारी बाहर भेज रहे हैं, उस सूरत में भी अगर मनी ट्रेल सही रखी हुई है तो अखलाकी तौर पर तो आप करप्ट हैं।
बहुत गलत कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ कि यहाँ रहते हुए सारी उम्र रिटायरमेंट तक या जब तक आप हुकूमत में थे सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कहीं और ट्रांसफ़र किए, एंड द मोमेंट यू आर डन विद इट तब तक बच्चे भी वहाँ जा चुके होते हैं, आप भी रिटायरमेंट वहाँ जाके किताबें लिख के और वहाँ पे आप फिर लेक्चर्स दे के एक इंटेलेक्चुअल एलीट में आ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी थिन लाइन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसने क्या काम किस नियत से किया है। और इसी वजह से मैं पहले भी कह रही थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी प्रोसिक्यूशन इतनी लेंथी और टायरसम है कि किसी स्टेट के पास उसके लिए टाइम भी नहीं है। हम यहाँ नैब को तो कहते हैं, नैब तो बहुत छोटा इदारा है, ये FBI कह रही है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहाँ तक किसी के पीछे भागेंगे। सो इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि आपकी मुल्क में ये लेजिस्लेशन हो जाए कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो आप ऑफशोर अकाउंट नहीं खोल सकते। आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं तो भी उनकी कंप्लीट मनी ट्रेल स्टेट के पास होनी चाहिए, आपकी बीवी कुछ कर रही है कंप्लीट मनी ट्रेल स्टेट के पास होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक जज किसी दूसरे जज के सामने जाके खड़ा हो जाए और कहे आप मुझसे नहीं पूछ सकते। ये भी तो याद रखें ना, हमने ये भी तो होता देखा है। सो इसलिए इसमें बड़ी थिन लाइंस और फाइनर लेयर्स हैं जिनको फिर अगर एक्सप्लोर करना है तो फिर पार्लियामेंट बैठ जाए और इसे वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करे। ठीक। अच्छा जुनैरा, शौकत तरीन के नाम पर भी जो है वो 4 ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये डिक्लेयर्ड हैं और उनका ये भी कहना है कि वो ICIJ के अगेंस्ट जाएंगे, कानूनी स्टेप उठाएंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त कदम होगा उनका? वो वही कह रहे हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ जी हमने कंपनीज खोली थी लेकिन वो यूज़ नहीं हुई तो हमने बंद कर दी। और यूजुअली ये लूज एंड्स होते हैं कि अगर आपने कंपनी खोली भी थी, यूज़ नहीं की, आपको उसे प्रॉपर तरीके से बंद करवाना चाहिए था और आपके पास एक प्रूफ होता कि ये क्लोज्ड है और इसमें कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो अगर तो उनके पास वो है तो फिर तो उनका राइट है कि वो सू करें या डेफेमेशन की तरफ जाएं, क्योंकि एक दफ़ा जब किसी का नाम आ जाता है तो कोई नहीं देखता कि बाद में वो झूठा साबित हुआ है या सच्चा साबित हुआ है। तो आई थिंक ही हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है जनरल साहब, जो पेंडोरा लीक्स हैं यकीनन इससे जो बात जुड़ी है वो एहतसाब की है। जैसा कि NBC ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो रवैया नहीं था जो ऑपोजिशन लीडर इमरान खान का था। क्या आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था उन्हें? मैं इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि ये कमेटियां बन जाती हैं तो मामला तो अमूमन गोल हो जाते हैं, दब जाते हैं। हमारा तजर्बा है, ये बड़ी दफा हुआ है। और मैं उससे बढ़ के जो मैंने कहा, देखिए कि अगर खान साहब सीरियस थे और इसमें करना ही था तो पनामा के नाम तो उनसे पहले के आके पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बनाई, उन पे क्यों नहीं काम किया? 5 साल में उसका काम हो सकता था। आप नए केसेस खोल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, एक चीज आपके पास बुनियाद मौजूद थी उसको तो आपने अवेल नहीं किया, और अब आ गई दूसरी तो 700 और आ गए। आप 250 का आपने काम नहीं किया तो 700 की बात कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे। आप तो 1000 लोग इकट्ठे हो गए आपके पास, कैसे करेंगे? थोड़ा वक्त रह गया आपके पास। और वैसे भी आप देखिए कि मेगा करप्शन केसेस जो हैं वो जो खुले हुए हैं यहाँ पे, वो उनमें कोई पेशरफ्त नहीं है। 3 साल आगे, 1.25 साल जो रह गए हैं, ये केस इसी तरह तूल पकड़ते पकड़ते आखिर में हुकूमत शायद किसी और की आ जाए और उसके बाद वो ये जा वो जा, केसेस खत्म। ये तो बड़ी कमिटमेंट चाहिए थी। जिस तरह आपने कहा, मैं समझता हूं कि अगले इलेक्शन में इमरान खान को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जिसका जवाबदेही करनी पड़ेगी वो यही होगी कि आपने हमें दिन रात ये सुनाया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डालूंगा, पैसे इनसे निकलवाऊंगा। 1 रुपया भी नहीं निकला किसी से। मेगा करप्शन तो उधर की उधर पड़ी हुई है। अगर आप ये कहें कि मैं तैयार नहीं था, मुझे निजाम का नहीं पता था कि यहाँ पे ये हाल है, अदारे वो हो गए वो हो गए, तो फिर आप बैठे किस लिए हुए हैं? आप अदारों को ठीक करते। आपके लिए जरूरी था कि आप फिर कोई चाराजोई करते, पहले ये स्टडी कर लेते। ये अभी एक ऐसी चीज, एक ऐसा, मैं कम से कम अपने तौर पे अगर मैं देखूं तो मैं बड़ा मायूस हुआ हूं इस चीज के ऊपर। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक करप्शन हमारा बड़ा सीरियस मसला है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चीजें कंप्रोमाइज हुई भी हैं बिकॉज ऑफ करप्शन। और जो आप देखते हैं कि महंगाई हुई और बाहर सड़कों पे लोग नहीं निकलते, उसकी और बहुत बड़ी वजह है कि किसी ने हर किसी ने अपना कोई ना कोई जरिया आमदन जो है वो ठोका हुआ है, बनाया हुआ है। नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ सरकार का, हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अपने खजाने का। वरना कोई ना कोई पेट भरने का सिलसिला लोगों ने किया हुआ है।
अगर भूखे मरे तो सड़कों पे हो, आके हमारी जान नोचे, लोगों को पकड़े गिरबानों से। वो तो है ही नहीं। भूख तो इंसान को हैवान बना के रख देती है। तो यहाँ तो मुझे तो नहीं नजर आया कोई इस तरह रोता धोता कि ये जी वो महंगाई का नारा लगता है, लेकिन कोई मेरा अंदाजा है कि भूखा तो कोई नहीं है जिसकी वजह से कोई, ठीक है, यानी महंगाई का नारा लगता है लेकिन कोई भूखा नहीं रहता। किसी ने अपना जो है वो इंतजाम किया हुआ है किसी न किसी तरह से करप्शन का। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? कुएं में कूद के मर रहे हैं। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि डिस्कशन बहुत ही सीरियस हो गई है, तो एक तो ये कि जनरल अमजद ठीक कह रहे हैं कि देखें, आधा वादा तो इमरान खान ने पूरा किया। उन्होंने कहा था किसी को नहीं छोड़ूंगा और जेलों में डालूंगा, वो उन्होंने दोनों काम किए हैं। और दूसरी बात मेरे जहन में ये आ रही थी कि पेंडोरा एक बड़े अच्छे ज्वेलरी ब्रांड का नाम है, और अभी जिस किसी ने वो बहुत सस्ती सी ज्वेलरी है, किसी ने भी वो पहनी होगी, वो बेचारा कंसिडर होगा कि पता नहीं इसके पास कितना पैसा है, पेंडोरा की ज्वेलरी पहनी हुई है। तो जरा डिस्कशन को लाइट करें, बहुत सीरियस हो गए। चलिए ठीक है। ओनर है, माँ तो उनकी मारी गई, रोते तो वो होंगे कि उनका ब्रांड बदनाम हो गया दुनिया में। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, उनका ही ब्रांड बदनाम। एग्जैक्टली। अतर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी। अच्छा देखें, इसमें आप ये देखें कि ये करप्शन जो है ये हमारे यहाँ तो 70 सालों से चल रही है। करप्शन को इशू किसने बनाया? यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडर खड़े होकर कहते थे कि बच्चों करप्शन होती है, करप्शन के हम करेंगे तो तरक्की रुक जाएगी। करप्शन को हाईलाइट करना ये भी इमरान खान का क्रेडिट जाता है। क़ौम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर ये बात करना कि अमीर ममालिक में पैसा गरीब ममालिक से चोरी होकर आ रहा है, आज तक किस हमारे लीडर ने इस तरह की बात की? तो ये क्रेडिट आप उसको दें कि उसने इसको इशू बनाया। बाकी अब निजाम में इतनी सख्त नहीं है कि वो उसको उनके एजेंडा को आगे लेके चल सके। ठीक है, यानी निजाम में इतनी सख्त नहीं है कि वो उनके एजेंडा को लेकर आगे चल सके। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्या हुआ तेरा वादा वो इरादा? अवाम वजीर आजम इमरान खान से मुसलसल पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद महंगाई आसमान से क्यों बातें कर रही है। अवाम एक इजाफे का भी हिसाब किताब ही लगा रहे होते हैं कि नया बोझ डाल दिया जाता है। 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में 4 माह में 7वीं बार इजाफा किया गया, और अब नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.72 फी यूनिट इजाफा कर दिया है। अब बिजली की फी यूनिट कीमत 16.44 से बढ़कर 18.16 रुपए हो गई है। वो वजीर आजम जो पहले ना घबराने की तलकीन किया करते थे, आज इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हमें मालूम है महंगाई की वजह से लोग तकलीफ में हैं। क्या हुकूमत खुद महंगाई के बोझ का सियासी बोझ अगले इंतखाबात में बर्दाश्त कर सकेगी? ये होगा हमारा आज का सवाल। के बाद बिजली की कीमत में ₹1.72 का इजाफा, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस महंगाई का बोझ उठा सकेगी? NBC। मेरा ख्याल है बहुत संगीन सूरत हाल है, और मैं जनरल साहब की इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि इस मुल्क में कोई भूखा नहीं रहता। इस मुल्क में लाखों करोड़ों भूखे रहते हैं। देहात में चले जाएं, सफ़र ज़रा सा लंबा करें तो अंदाज़ा हो जाएगा। शहरों में देख लें क्या सूरत हाल बनती है। अगर शहरों में फलाही इदारे नहीं होते, NGOs नहीं होते, ईदी और सैलानी और आलमगीर नहीं होते, तो वाकई लोग भूखे मर रहे होते। वाकई बड़े एहतराम के साथ, बड़े इज़्ज़त के साथ लोगों को लंगर नहीं कहते, उसको खैराती खाना भी नहीं कहते, दस्तरखान कहते हैं। तो वहाँ लोग जाते हैं, और अब वहाँ मिडिल क्लास के लोग भी, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी जाते हैं। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये जो महंगाई हो रही है, इस पर मैं अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब के बयान देखा था आज। क्या बयान थे साहब कि अगर 1 पैसा बढ़ता है, 1 रुपया बढ़ता है गैस के ऊपर, तो अशराफिया और वालों की जेब में कितना जाता है। अगर 1 पैसा कम होता है रुपये की कीमत में, तो अशराफी की जेब में कितना जाता है। और अगर 1 पैसा 1 रुपया बढ़ता है चीनी की कीमत में, तो लुटेरे कितना ले जाते हैं। और उस वक्त वो हुक्मरान कहते थे कि आलमी सतह पर महंगाई हो रही है। वो हुक्मरान यही कहते थे ना कि इतनी महंगाई हो गई, हम क्या करें, इतनी महंगाई बढ़ गई, हम क्या करें। आज चेहरे बदल गए, निज़ाम वही है, वही करप्ट निज़ाम, वही फरसुदा निज़ाम, वही गरीबों को खा जाने वाला निज़ाम मौजूद है। जो
उस दौर में था, कोई फ़र्क तो आया नहीं 3 साल के अंदर, बल्कि और ख़तरनाक हो गया। और ख़तरनाक मैंने आपसे पिछले हफ्ते कहा था कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या सूरत हाल है। आज फिर कह रहा हूँ कि आपको अगले हफ्ते अंदाज़ा होगा कि और क्या होने वाला है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो IMF से कमिटमेंट बाकी है आपका बहुत सी चीज़ों पर। गैस भी शामिल है, बिजली की एक जगह पे ले जानी है, रुपया एक जगह पे लेके जाना है आपको सरमायाकारी। अब जो आपने 0.25 इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, क्यों बढ़ा दिया भाई? स्टॉक बैठ गया आपका, तो 46 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 47 पे जा रहा था, वो 0.25 से बैठ गया। और उसके बाद हालात आ गए, अफगानिस्तान की सूरत हाल आ गई, वहाँ से धमकी आनी शुरू हो गई, आपका स्टॉक और बैठ गया। अमेरिका की तरफ से धमकी आई, आपको रुपया और डिवैल्यू हो गया। तो बहुत बुरी सूरत हाल ये है कि लोगों के पास खरीदने की क़ुव्वत थी। जो आदमी 25,000 रुपये लेता है तनख्वाह, अब उसका तो गुजारा ही नहीं ना। वो 8-9 हज़ार रुपये घर किराए में देता है, 10,000 रुपये घर किराए में देता है। वो बाकी का खर्चा वो क्या करेगा? बच्चे पढ़ाएगा, खाना खिलाएगा, किस तरह क्या करेगा वो? तो बिजली कुंडा सिस्टम शुरू हो गया है, और कई बस्ती में आप जाके देख लें, हर घर से वो एक फिक्स अमाउंट लेते हैं और कुंडा डाल देते हैं। स्टेट का नुकसान हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि आपकी बिजली महंगी हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता सोलर की तरफ जा रहे हैं। सोलर बहुत महंगा है, लेकिन 1 टाइम पेमेंट होती है, तो उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। तो जब इसका मतलब है कि बिजली स्टेट के हाथ से निकल जाएगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि आने वाला वक्त और बुरा है, खराब है, खासा बड़ा बोझ है PTI के कंधों पर, और बड़ा बोझ इमरान खान के कंधों पर। ठीक है, और ये आने वाले वक्त में आपके ख्याल में बड़ा बोझ है। अतर, हम देख रहे हैं कि अवाम पर बोझ मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। आपके ख्याल में क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि जिससे अवाम का बोझ कम हो सके? देखें, अगर हुकूमत के पास होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। जो NPC ने बातें की हैं, मैं हर बात से मुत्तफिक हूँ। आप जितने मर्जी इसको कह दें कि कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख दें, जो एक आम शख्स है जिसकी जिंदगी इस वक्त अजाब बनी हुई है, उसको आप मुतमईन नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, पर बोझ तो अवाम से नहीं उठाया जा रहा। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने ये जो अभी सूरत हाल है ना, इसमें आप बैनुल अक़वामी जो तनाज़ुर है उसको नहीं भूल सकते। हम कोरोना से गुजरे हैं, इस वक्त बरतानिया में ये हालत है कि आपको 2-2 घंटे लाइनों में लग के पेट्रोल लेना पड़ता है। बरतानिया के अंदर जो फ्यूल पिछले साल 10 रुपए का था, वो इस बरस 40 रुपए का है। ये मैं मिसाल दे रहा हूं, 400 गुना उसमें इजाफा हो चुका है। खाने पीने की चीजों की ये सूरत हाल है कि स्कूल्स लेटर भेजते हैं बच्चों के साथ कि अपने बच्चों के हाथ एक्स्ट्रा फूड भेजें ताकि वो हम दूसरे पेरेंट्स को दे सकें। स्कूलों में बच्चे भूखे आ रहे हैं। 10 लाख के करीब खानदान इधर ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो फूड बैंक्स के साथ इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इतना फूड महंगा हो गया वो उसको खरीद नहीं सकते। अगस्त के और सितंबर के आप इन्फ्लेशन के फिगर्स देखें बरतानिया के, तो वो गुज़िश्ता 30 सालों में सबसे ज्यादा है। तो दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि उसको हम बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दें और टोटल ये हुकूमत की नाकामी है। लेकिन जितना मर्जी हम ये सब कुछ फिगर्स रखते रहें, एक आम शख्स है जिसके लिए अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड करना मुश्किल हुआ हुआ है, हम उसको मुतमईन नहीं कर सकते। और इसीलिए हम हुकूमतें इलेक्ट करते हैं कि जब मुश्किल हालात आए तो आप कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि अवाम पे उतनी मुश्किल ना गिरे। और खुसूसन जो कमजोर तबकात हैं, जिनके खान साहब बार बार बात करते हैं, बुशरा बीबी बात करती हैं, तो उनका ख्याल रखना भी इसी हुकूमत का फर्ज है। ठीक है जनरल साहब, तहरीक इंसाफ जिस तरह के फैसले कर रही है, आपके ख्याल में आने वाले इलेक्शन पर इसका क्या असर होगा? क्या लोग याद रखेंगे या फिर लोग भूल जाएंगे जो कुछ भी उनके साथ हुआ इन सालों में? नहीं, मेरा ख्याल है लोगों को ऑपोजिशन पार्टी भूलने नहीं देंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है, और लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इसको हाईलाइट करती रही हैं अवाम के सामने और मीडिया में। नतीजा ये कि ये भूला नहीं जा सकेगा और इस पर लाजमन इम्पैक्ट आएगा इनकी जो अगली कैंपेन ये चलाएंगे इलेक्शन के लिए। लेकिन चीज ये है कि क्या अगली हुकूमतें आके ये काम कर लेंगी, वो महंगाई कम कर लेंगी? ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जहां पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा ऊपर चले गई हैं और उसकी वजह से और कोरोना की वजह से इकोनॉमीज पे बेपनाह प्रेशर है। लिहाजा ये एक सिचुएशन आ रही है और अमीर मुल्क जो है वो इससे निकलने के लिए
सब्सिडीज बढ़ा रहे हैं अपने लोगों के लिए ताकि अवाम की तकलीफ कम की जाए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कर्जों पे चलता है, क्या वो सब्सिडीज देने के अहल है, दे सकता है? आप तो आगे फिर कर्जे लेके अपना बजट पूरा करते हैं। तो जरूरत यही थी जो हम, मेरा ख्याल है, कोई कौमी सोच रख के तो सारे इकट्ठे होके इससे कर्जा उतारने की कोई प्लान बना लेते, जो कि हर रोज बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। नतीजा ये कि एक वक्त आएगा, आज भी वो अनमैनेजेबल है, क्योंकि आपकी जीडीपी का अगर वो 90% बन चुका है ऑलरेडी, तो आप उतारेंगे कैसे उसको? और अगर उतारने का कोई काम किया जाए, अपने उसमें कोई जॉब्स क्रिएशन भी आपको करनी होगी, कोई आपको आगे एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी होगी ताकि इनकम बढ़े। और ये काम जो है वो किसी अकेले के बस के नहीं है, किसी एक पार्टी ने नहीं करना, क्योंकि जब एक पार्टी टैक्सेस लगाती है या कोई ऐसा काम करे जिससे कि पैसा रिकवर करे, तो अपोजिशन उसके साथ खड़ी हो जाएगी। ये पीटीआई अपोजिशन में हो या कोई भी हो। आपको याद होगा कि इमरान खान के नारे क्या थे जब ये अपोजिशन में थे। तो इस वजह से इस पे कंसेंसस चाहिए। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब हमारे लोगों को होश आएगी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि अगली हुकूमत आके तो आज इलेक्शन जीत सकती है कोई गवर्नमेंट इनके खिलाफ, कोई भी पार्टी इनके खिलाफ, इस बात पे कि महंगाई बहुत है। लेकिन ये सोच कोई कह दे कि अगली गवर्नमेंट आके महंगाई कंट्रोल कर लेगी, ये मैं मानने को तैयार नहीं। उसके लिए बड़े सख्त इकदाम करने होंगे और जरूरत होगी कि ये सारे मिलकर इकट्ठे होकर बैठ के कोई नया अमल तैयार करें। ठीक, डॉक्टर नाजिर साहब, जिस तरह कि जनरल साहब कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगी, तो आपके ख्याल में इन इलेक्शंस में महंगाई हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं होगा क्या? ये होगी, मैंने ये कहा था असरअंदाज होगी, क्योंकि अवाम ये चीजें नहीं समझते। अवाम को क्या कि आप ये करें वो करें, उनको ये पता है कि महंगाई है, वो उसमें महंगाई की वजह से तंग है, तो वो तो करेंगे इनका हिसाब किताब। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत की क्या पोजीशन होगी इलेक्शंस में? फिर देखिए, इसका बहुत नुकसान होगा मौजूदा हुकूमत को, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, जिसकी पीटीआई कोशिश कर रही है कि ना हो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह ला रहे हैं, ये सब इसी प्लान का हिस्सा लग रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन में नहीं जीतते तो ये उसकी पेशबंदी कर रहे हैं। अगर ये हार भी जाते हैं तो जैसे जनरल साहब ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी मुत्तफिक हूँ, अगर ये हार भी जाते हैं और नई हुकूमत आती है तो इन्होंने इस अरसे में, एक तो 3 साल में, 3.5 साल में मईशत का कबाड़ा इतना ज़्यादा कर दिया है, और अगर मज़ीद 1-1.5 साल में जो कुछ ये करेंगे, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है, मईशत मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है। तो जब ये 5 साल बाद अगर ये हार भी गए और नई हुकूमत आ गई, तो ये मईशत को इतनी बुरी हालत में छोड़कर जाएंगे कि अगली हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इसको ठीक कर सके। अब मैं आता हूँ आपके असल सवाल की तरफ कि ये तेल और जो बिजली की कीमतें हैं ये बढ़ क्यों रही हैं। देखें, इसका एक बात तो ये हकीकत है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो आपके गिरती हुई करेंसी से है। जो आपका एक्सचेंज रेट है, जो 3 साल पहले यानी शुरू में 2018 के शुरू में जो 110 रुपये पे जो डॉलर खड़ा हुआ था, वो आज 170 और 72 तक जा रहा है। तो यानी आप जो तेल बाहर से ले रहे थे, अगर $1 में जितना आपको मिलता था, उसके लिए अब आप 170 यानी 110 के बजाय आप 170 रुपए जो है वो आपको देने पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से तेल की कीमत आपको बहुत ज़्यादा अदा करनी पड़ रही है। अगर हमारी हुकूमत इस 3 साल में करेंसी को स्टेबल रखने में कामयाब हो जाती तो ये सूरत हाल नहीं होती। ये सूरत हाल ना होती, ये सबसे बड़ी वजह यही है। ठीक है, ठीक है। जुनैरा, क्या कहेंगी, ये 1 साल के लिए कीमतें बढ़ाने का क्या फॉर्मूला है? देखिए, फार्मूला तो जो मर्जी बना लें। अभी इन्होंने पेट्रोल के लिए फोर्टनाइटली कर लिया कि हर 15 दिन के बाद ये कीमतें बढ़ाएंगे, बट सितंबर 30 को डॉन में रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 2022 तक इन्होंने 20 रुपये तक कीमत लेके जानी है पेट्रोल की। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की भी चीज़ें डिसाइडेड हैं विद IMF, सॉरी 20 रुपीज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन IMF के साथ चीज़ें डिसाइडेड हैं कि कहाँ तक लेके जानी है। और जब आप रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो जो हेनरी द 4th या हेनरी द 8th और जॉर्ज और एल्बर्ट, वो जो बादशाह थे उस दौर के, वो भी जाके गरीबों से ही छीनते थे, टैक्सेस ही लेते थे और क्या करते थे। तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? मुझे तो नहीं कोई फ़र्क नज़र आता। दूसरी चीज़ ये कि किसी और फोरम पे डॉक्टर अशफाक हसन के साथ मैं मौजूद थी और वो ये कह रहे थे कि जो एक्सचेंज रेट की बात डॉक्टर नाजिर ने की है,
100% दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मच केओस, बिकॉज ठीक है चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन आपने जितना डीवैल्यू कर दिया अपने रुपए को, आप उसको रोक सकते थे, आपने टाइम पे इंटरवेंशन नहीं की। और रजा बाकिर IMF को ज्वाइन, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है और आपने उनको गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया। इसी तरह मोईद यूसुफ जो थोड़ा अर्सा पहले तक वॉशिंगटन में बैठ के वॉशिंगटन को सपोर्ट करते थे, आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। सो इसलिए ये आपके बहुत स्ट्रेटेजिक रॉन्ग डिसीजंस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। और अभी 11 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड्स जब IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग्स होनी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, तो तब तक के लिए ये कोशिश की जा रही है कि IMF ने जो कहा है वो सब करके IMF के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बहाल किए जाएं, ताकि जो $6 बिलियन का पैकेज रुका हुआ है वो बहाल हो सके। ठीक हो गया। माफ़ी चाहूंगी NBC आपसे कमेंट नहीं ले सकी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पास।